हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITCS यानी कि इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी में यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 वन शॉट इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि यूनिट 1 के अंदर आपके जो भी टॉपिक्स हैं AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, AKTU में एक नया अपडेट आया क्योंकि ये नॉन क्रेडिटेड सब्जेक्ट है, तो इसमें अब जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे वो 5 मार्क्स में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जिन क्वेश्चंस को आप 10 मार्क्स के अंदर प्रिपेयर करते थे अब वो आपको सिर्फ 5 मार्क्स में प्रिपेयर करने हैं। तो सीधी सी बात है, आपको आंसर की लेंथ एग्जैक्टली हाफ हो गई है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर प्रिपेयर करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है बेसिकली, और वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं वीडियो के अंदर। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं, बेसिकली 10 टॉपिक हैं पहली यूनिट के अंदर। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो क्योंकि यूनिट 1 काफ़ी ज़्यादा इजी है और आपके सेशनल वगैरह में भी यूनिट 1 से तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इस वजह से इसके हम लोग सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मिस्टिकल थ्योरी और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये 4 थ्योरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और प्लस इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये आपको रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन थ्योरी के साथ, इवोल्यूशनरी थ्योरी के साथ। तो ये होती क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशियंट इंडिया एंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन द अथर्ववेद। ये थ्योरी हमारी अथर्ववेद में मेंशन है। स्टेट फॉर्मेशन किस तरीके से हुई थी इंडिया में, उसके ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट वर नॉट स्टार्टेड विद अ सेट टाइम, इट ग्रू स्लोली ओवर द टाइम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट फॉर्मेशन थी यानी जो स्टेट्स बने थे वो अचानक से नहीं डेवलप हो गए थे, मतलब अचानक से नहीं पता चल गया था कि हाँ भाई स्टेट बन गया है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, स्लोली स्लोली स्टेट्स डेवलप हुए थे। किस तरीके से हुए थे? द अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ वॉज स्टेज ऑफ वैराज्य और स्टेटलेस स्टेट। ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ का अर्लीस्ट फेज था यानी कि जो सबसे पहले ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल होता था वो स्टेट ऑफ वैराज्य होता था, मतलब कि वहाँ पे किसी भी तरह के स्टेट का कोई रोल नहीं था, वो सारे स्टेटलेस स्टेट्स में ह्यूमन लाइफ सर्वाइव करती थी। ठीक है, when farming started life got more stable, families appeared to support and head of the family became the फर्स्ट लीडर। अब जैसे जैसे फार्मिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, फैमिलीज में फार्मिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए फार्मिंग ही उतनी समय होती थी। ठीक है, फार्मिंग होती थी या तो फिर हंटिंग होती थी, ये दो मेन क्राइटेरियाज थे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सो फार्मिंग जब स्टार्ट हुई तब क्या हुआ, जो लिवलीहुड था वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, फैमिलीज बनना शुरू हुई। मतलब कि जो लोग एक साथ मिलके काम करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, केयर करते थे, वो सारे लोग मिलके एक फैमिली फॉर्म कर लिए। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो एग्जाम्पल की तरीके से फैमिली फॉर्म की है। फिर उस फैमिली में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और आप कह सकते हो सबसे पावरफुल पर्सन होता था वो उस फैमिली का हेड हो जाता था। अब जब फैमिली का हेड बना तो वो ही पहले लीडर की तरह कंसीडर किया जा सकता है कि अगर कोई पहला लीडर बना था तो वो फैमिली का हेड ही था। ठीक है, नीड ऑफ कॉपरेशन लेट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स लाइक सभा और समिति। फिर फैमिलीज को भी कॉपरेशन की जरूरत पड़ने लगी। अब मल्टीपल फैमिलीज सर्वाइव कर रही हैं, किसी फैमिली को किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, दूसरी फैमिली से वो सपोर्ट ले रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी कॉपरेशन को जब ये कॉपरेशन बड़े स्केल पे पहुंचा, यानी कि पूरा आप मान सकते हो विलेज या पूरे ट्राइबल जो ग्रुप्स होते थे वो एक दूसरे को कॉपरेट करना स्टार्ट किया, एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे सभा या समिति फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, ये जो सभा और समिति थी इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू किए और वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लेटर ऑन इवोल्व इनटू पॉलिटिकल लाइफ। वो ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप धीरे धीरे पॉलिटिकल लाइफ में इवोल्व हो गए। ठीक है, फॉर्मिंग द स्टेट एज डिस्क्राइब्ड इन द अथर्ववेद। अब जैसे जैसे पॉलिटिकल लाइफ डेवलप होती गई, स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और स्टेट्स बनना शुरू हो गए अथर्ववेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली इवोल्यूशनरी थ्योरी थी। मैं चारों थ्योरी आपको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा मैं पर्सनली किस थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये चारों थ्योरी हाइपोथेटिकल भी हो सकती हैं और इनमें से कोई एक एक्चुअल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है ये चारों कहीं ना कहीं एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हूँ। ठीक है, अब हम लोग पास में जाके तो चीज़ें नहीं देख सकते, बस यहाँ पे पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, सो फोर्थ थ्योरी क्या थी हमारी, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स डिड नॉट फोकस ऑन फोर्स थ्योरी बट फोर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज स्टेट इवोल्यूशन।
जो हमारे एंशियंट इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे फोर्स थ्योरी पे, लेकिन फोर्स थ्योरी का एक बहुत ही क्रूशियल रोल रहा है इंडिया के स्टेट इवोल्यूशन में। कैसे रहा है? अर्लीस्ट आर्यन क्लैंस फॉट अमंग देमसेल्व्स फॉर पेट एनिमल्स, मोस्टली काउस, लैंड्स, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता था, जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था तो थोड़े जो लोग रहते होंगे ट्राइबल एरियाज, ठीक है, तो क्लैंस बने। ठीक है, अब क्लैंस क्या होते हैं देखो, हाँ एक आइडिया है, देखो एक एग्जांपल है, अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो, ठीक है, तो वहाँ पे गेम के अंदर क्या होता है, उस गेम के अंदर आपका एक विलेज होता है, ठीक है, एक ओपोनेंट का विलेज होता है, आप विलेज से अपने ओपोनेंट के विलेज पे अटैक करते हो, लूट करते हो वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अब गेम के अंदर तो कॉइन्स वगैरह आप लूटते हो, ठीक है, बट रियल में क्या होता था, उसी कॉन्सेप्ट को अगर समझें यहाँ पे, तो जो गेम नहीं खेलते हैं मैं उनको समझा देता हूँ क्या होता था। आर्यन क्लैंस होते थे, ठीक है, क्लैंस बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स कह सकते हो आप, या फिर जैसे कि अभी के अकॉर्डिंग देखो तो आप विलेजेस को एज अ क्लैन कंसिडर कर लो। ठीक है, क्या होता था, विलेजेस एक दूसरे पे अटैक करते थे या फिर एक दूसरे से चीज़ें बोरो करते थे। ठीक है, और मोस्टली अटैक्स ही होते थे। क्यों होते थे? ज़रूरत होती थी पेट एनिमल्स की। पेट एनिमल्स में आपकी काऊ हो गई, मैक्सिमम काउस की ज़रूरत होती थी क्योंकि मिल्क चाहिए रहता था सबको। सेकेंडली लैंड्स के लिए लड़ाई होती थी, ठीक है, ज़मीन के लिए। उसके बाद और किस चीज़ के लिए लड़ाई होती थी? सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज के लिए लड़ाई होती थी। ठीक है, तो आर्यन क्लैंस के बीच इन तरीके की लड़ाइयाँ होती थी कुछ इन नीड्स की वजह से। ठीक है, ओनली स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स कुड लीड द क्लैन इन दीज वॉर्स, हेंस गेट स्पेशल स्टेटस, रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ठीक है, तो मतलब कि अब जो क्लैंस के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन क्लैन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो योद्धा होता था, वो क्लैंस को लीड करता था। वो बेसिकली लीडर बन जाता था क्लैन का, और जो भी क्लैन का लीडर होता था उसको स्पेशल एक स्टेटस दिया जाता था, उसकी रिस्पेक्ट करते थे बाकी के सारे क्लैन मेंबर्स। ठीक है, और उसको बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन पे बिठाया जाता था। ठीक है, दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर बेटरमेंट एंड पीस ऑफ क्लैंस, एंड लेटर द क्लैन लीडर बिकेम द किंग। अब यही प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 क्लैन लीडर्स जो होते थे वो ही एक तरीके से किंग बन गए। ठीक है, अब क्योंकि देखो क्लैंस बनते थे, अब क्लैन छोटे होते हैं, ठीक है, बट पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी। ठीक है, तो अब क्लैन में मान लो 20 से 25 लोग हैं, ठीक है, 20 to 25% हैं, तो उस टाइम पे क्लैन लीडर बन गया। अब वही पॉपुलेशन ग्रो होकर 2500 तक जब पहुंची, बहुत सालों बाद, ठीक है, 100 200 500 सालों बाद, 1000 सालों बाद, तो क्या हुआ, अब 25,000 को लीडर लीड नहीं कर सकता। ठीक है, लीडर उनको रूल नहीं कर सकता उनके ऊपर, तो वहां पे किंग बनना शुरू हो गया। मतलब कि अब उस लीडर को किंग बना दिया गया, और किंग को बहुत ही ज़्यादा रॉयल स्टेटस दिया जाने लगा। ठीक है, सो बेसिकली फोर्थ थ्योरी ये कहती है कि जिसके पास ज़्यादा पावर होती थी वो ही किंग बनता था, वही रूल करता था। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी मिस्टिकल थ्योरी। So, mystical theory was most popular theory of origin of ancient Indian states. According to this theory, kingship received divine sanction where king was not seen as a representative but as a god itself. मतलब कि जो हमारी mystical theory थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थ्योरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किंग होता था हमारा, उसको एक पर्सन की तरह नहीं बल्कि गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब उसको माना जाता था कि जो हमारा किंग है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जो गॉड ने उसे दी हैं। ठीक है, और वो गॉड से पावर लेके गॉड की तरह ही आया है हम लोग को रूल करने। ठीक है, फाउंड इन एपिक्स एंड मनूज लॉ बुक्स, द किंग वॉज एलिवेटेड अबव मॉर्टल्स थ्रू रॉयल सेक्रीफाइसेस। मतलब कि इसका मतलब है जो किंग होता था वो क्या करता था, रॉयल सैक्रिफाइसेस से मतलब है यहाँ पे कि वो बहुत सारा दान करता था। ठीक है, मतलब कि जो गरीब होते थे या फिर उसके यहाँ पे जो भी लोअर क्लास के पीपल होते थे उनको वो दान करता था। मे बी वो पेट्स हों, ठीक है, काउज वगैरह हो गई या फिर गोल्ड वगैरह हो गया। ठीक है, वो दान करता था और सबकी हेल्प करता था। इस वजह से उसको मान लिया जाता था कि वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि पावरफुल पर्सन है, उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो गॉड ने उसे दी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद द पावर्स ऑफ किंग वर रीन्यूड एंड स्ट्रेंथन थ्रू एडिशनल रिचुअल मेंशन एज विजयपेया एंड द हॉर्स सैक्रिफाइस अश्वमेध। ठीक है, मतलब कि जो हमारा किंग होता था उसकी पावर्स रिन्यू करने का तरीका क्या होता था बेसिकली कि रिन्यू या फिर कह सकते हो आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का, यानी कि उसकी पावर्स को एम्पावर करने का और ज़्यादा ग्रो करने का तरीका क्या होता था, कुछ एडिशनल रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था। एडिशनल रिचुअल्स मतलब कुछ प्रथाएं थी जिसको करने से उस किंग की पावर बढ़ जाएगी या उस किंग की पावर और ज़्यादा वो किंग शक्तिशाली हो जाएगा। उसका तरीका क्या था? विजय पेय एक था, ठीक है,
अब विजय पे क्या होता है ये नहीं पता, बट ये एक रिचुअल था, ठीक है, जिसको करने से किंग की पावर स्ट्रेंथ होती थी। इसके अलावा हॉर्स सेक्रीफाइस, जिसमें घोड़े का दान किया जाता था। दान मतलब अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा अगर आपने रामायण पढ़ी है तो, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा होता है, ठीक है, उस घोड़े पे आई थिंक किंग का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है, और फिर उस घोड़े को बाउंड्री पे अपने एरिया यानी कि अपने स्टेट की बाउंड्री पे छोड़ दिया जाता है, और वहाँ से वो जितना एरिया कवर करता है वो सारा एरिया स्टेट का जो किंग होता है वो उतने एरिया पे रूल करने लगता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा किंग होता है जो उस घोड़े को रोक लेता है या उस घोड़े को पकड़ लेता है, फिर उस किंग से जो जिस किंग ने घोड़े को छोड़ा है उन दोनों के बीच में वॉर होती है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और जो जीतता है वो ही फाइनल रूलर बनता है। इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट था अश्वमेध यज्ञ का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, और इससे क्या होता था, किंग हमारा और ज़्यादा एम्पावर होता था, उसकी पावर्स रिन्यू हो जाती थी, ठीक है। दीज रिचुअल्स वर बिलीव्ड टू इनहेंस एंड रिप्रेजेंट द किंग्स रूल इन हिज रीजन। ये रिचुअल्स ये स्टैब्लिश करते थे बेसिकली कि ये जो है किंग के रूल को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें और ज़्यादा बढ़ा सकें, साथ ही साथ किंग के रूल को उसके रीजन में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो ब्रॉड लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। दिस थ्योरी ऑफ स्टेट डिवाइन ओरिजिन फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन स्कॉलर्स। अब जो भी स्कॉलर्स थे, इंडियन स्कॉलर रहे हों या फिर वेस्टर्न स्कॉलर रहे हों, उनकी तरफ से इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल लगती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं लगती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी थ्योरी आती है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती थी, इट इज एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई थ्योरी है। रेफरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आर फाउंड इन बुद्धिस्ट एज वेल एज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑल्सो एज वेल एज इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रेफरेंस कई सारी जगह मिलते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट थ्योरीज में, ठीक है, बुद्धिस्ट जो भी बुक्स वगैरह होंगी उसमें, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जितने भी थे उसमें, और कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में, ठीक है। कौटिल्य का नाम आप सबने सुन रखा होगा, ठीक है। According to some scholars, Brahmanical texts have mixture of contract theory and divine theory, but Buddhist sources give a clear-cut account of contract theory। मतलब कि कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, जिन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और बुद्धिस्ट थ्योरीज वगैरह पढ़ी हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उनमें मिक्सचर था, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और डिवाइन थ्योरी यानी कि जो मिस्टिकल थ्योरी है उनको कहीं ना कहीं मिक्स किया गया था। बट बुद्धिस्ट सोर्सेज जितने भी हैं वो एक क्लियर कट अकाउंट देते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी और बहुत ही प्रॉपर वे में वर्क करती थी, ठीक है। In Arthashastra, contractual origin of kingship is discussed, that is, no limitations are imposed on power of the king. All obligations placed upon people are to enhance and strengthen the royal authority। मतलब कि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या चीज़, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता था बेसिकली कि किंग की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, किंग कुछ भी कर सकता है अपने रीजन के अंदर, और जो भी नॉर्मल पीपल होते थे उनके ऊपर जितने भी रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट किए जाते थे वो सिर्फ इसलिए इंप्लीमेंट किए जाते थे ताकि जो रॉयल अथॉरिटीज़ हैं यानी कि किंग है और बाकी चीज़ें वो लोग एक्चुअली अपनी प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर सकें। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे होते थे मैं आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नाम इसका क्यों है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते थे, जो किंग होता था उसका काम होता था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। किस तरीके से रक्षा करेगा, इवन आउटर कोई अटैक करने वाला हो उनसे अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये दो मेन किंग के काम होते थे। इसके बदले में जो प्रजा होती थी यानी जो पब्लिक होती थी वो क्या करती थी, वो अपने जितना भी वो एग्रीकल्चर वगैरह करके अपना अनाज उगाते थे उसका कुछ परसेंटेज दे देते थे, ठीक है। अपने जो भी उनको आउटर सोर्सेज से जो भी उनकी इनकम होती थी, ठीक है, जैसे कि कहीं बाहर मार्केट में जाके वो चीज़ों को सेल आउट करते थे, उससे जो उनको इनकम मिलती थी उसका कुछ परसेंटेज कर के रूप में राजा को दे देते थे। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलती थी। इन आर्ग्यूज दैट द किंग हु मेंटेन्स ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट द पीपल थ्रू द यूज ऑफ फोर्स एंड टैक्सेस शुड बी वैल्यूड, रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्ट। मतलब क्या था, जो किंग है, ठीक है, जो किंग एग्जिस्ट कर रहा है, जो सारे ऑर्डर्स को मेंटेन कर रहा है, जो सिक्योरिटी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, राज्य पे जो राज्य की सुरक्षा कर रहा है बेसिकली, ठीक है, चाहे वो फोर्सेस का यूज़ कर रहा हो चाहे वो टैक्सेस का यूज़ कर रहा हो, उसको प्रॉपरली वैल्यू करेगी पूरी पब्लिक और उसकी अच्छे से रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर था। तो अब इन चारों थ्योरी में मेरे अकॉर्डिंग जो थ्योरी सबसे मुझे लगता है कि जो एक्चुअली में प्रॉपरली वर्किंग रही होगी थ्योरी, वो या तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है और या तो फोर्स थ्योरी है। क्योंकि फोर्स थ्योरी मेरे अकॉर्डिंग इसलिए सही है क्योंकि सीधी सी बात है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है रूल वो ही करता है, ठीक है।
आपने एक कोट भी सुनी होगी, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट पावरफुल वन नेवर सेटल्स फॉर लो। मतलब कि कोई भी पावरफुल पर्सन और कोई भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन कभी भी लो के लिए सेटल नहीं होता है। उसको हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल अपना प्रूव करना होता है, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, सो फोर्स थ्योरी के मेरे अकॉर्डिंग फोर्स थ्योरी काफ़ी ज़्यादा वैलिड हो सकती है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी वैलिड हो सकती है कि किंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे वर्क करता था, या फिर किंग तरह का कोई कॉन्सेप्ट था जो लोगों की रक्षा करता था कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे, और कर वगैरह का सिस्टम होता था। ठीक है, सो आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद आता है हमारा स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया। अब जल्दी जल्दी से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये थ्योरीज आपको प्रॉपर्ली समझानी थी, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। फटाफट से देखते हैं। 6 मेन स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया पॉलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड। अर्लीस्ट स्टेज देखो 6 टोटल स्टेज थी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंशियंट इंडिया में सबसे पहले आती है हमारी अर्लीस्ट स्टेज, जो कि थी ट्राइबल एंड क्लैन बेस्ड सोसाइटीज। मतलब कि अर्ली कम्युनिटीज वर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड अमंग ट्राइबल्स एंड क्लैन लाइन्स। लीडरशिप वॉज टिपिकली बेस्ड ऑन किंगशिप एंड शेयर्ड एंसेस्टरी। मतलब कि अर्ली स्टेज में क्या था, ट्राइबल्स थे और क्लैन बेस्ड सोसाइटीज थी। यानी कि जो सबसे पहले स्टेज फॉर्मेशन हुआ था उसमें ट्राइबल्स और क्लैन बेस्ड सोसाइटीज ही रहती थी, यही कम्युनिटीज़ थी, और इन्हीं के बीच में जो भी होता था वॉर इंटरैक्शन या जो भी चीज़ें होती थी इन्हीं के बीच में होती थी। लीडरशिप वॉज टिपिकली बेस्ड ऑन किंगशिप। जो भी लीडरशिप होती थी वो किंगशिप के बेसिस पे होती थी, मतलब जो लीडर होता था वही क्लैन या फिर ट्राइब का किंग होता था। उसके अलावा शेयर्ड एंसेस्टरी होती थी, मतलब कि किंग का बेटा किंग बनेगा, वैसा वाला कॉन्सेप्ट। सेकेंड स्टेज जो आती है एमर्जेंस ऑफ किंगडम्स, यानी कि जब बहुत सारे किंगडम्स एमर्ज हुए। ओवर टाइम फ्यू ऑफ द क्लैंस और लीडर स्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ रूलर ओवर स्पेसिफिक टेरिटरी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया कुछ क्लैंस के लीडर ने खुद को रूलर बना लिया किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी का। मतलब कि 10-12 क्लैंस मिलके उनका एक लीडर चूज किया गया जो क्या बन गया, किंग बन गया। ठीक है, जो रूल करने लगा, और वो बन गई 10-12 क्लैन की एक टेरिटरी। ठीक है, दिस स्टेज मार्क्ड द ट्राइबल्स टू मोर स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल एंटिटीज। और इस स्टेज ने क्या किया, जो ट्राइबल्स थे उनको बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है इसके बाद महाजनपदास। अराउंड 6th सेंचुरी BCE लार्ज टेरिटोरियल स्टेट विद पावरफुल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटीज ऑफ डिफाइंड बॉर्डर एमर्ज्ड एज महाजनपदास। मतलब कि 6th सेंचुरी BCE के टाइम पे जितनी भी बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, यानी कि टेरिटोरियल स्टेट्स थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, साथ ही साथ एक इकोनॉमिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, वो सारे इमर्ज हुए और महाजनपदास का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इट मार्क्ड द राइज ऑफ मगध एम्पायर अंडर रूलर्स लाइक बिम्बिसार एंड अजात शत्रु इन कंसोलिडेटिंग पावर्स इन द गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स मतलब गंगा के तट के आसपास काफ़ी बड़े बड़े मगध एम्पायर की तरीके से महाजनपद बन गए। ठीक है, जिनके रूलर्स रहे बिम्बिसार और अजात शत्रु। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर को एक्सपैंड किया गंगा के तट पे। ठीक है, लार्ज आर्मीज एंड ऑर्गेनाइज्ड मशीनरीज वर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर फर्स्ट टाइम। जब महाजनपदास का निर्माण हुआ, ठीक है, तब जो लार्ज आर्मीज थी, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे आर्मी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और मशीनरी ऑर्गेनाइज हुई और उनका यूज किया गया लैंड रेवेन्यू के टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, पहली बार ये सारी चीजें हुई थी जब महाजनपदास का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या कहती है, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द गाइडेंस ऑफ विष्णुगुप्त चाणक्य एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन मोर ऑर्डरली एंड सिग्निफिकेंट वे। आप सबने तो आई डोंट नो कि सबने देखा ही नहीं, बट कुछ लोगों को जरूर पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो ये सारी चीज़ें जानते होंगे। ठीक है, मैं पहले से जानता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बेसिकली विष्णुगुप्त चाणक्य, यानी कि जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने ही लिखा है और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इसको, जनरल क्वेश्चन भी है जनरल नॉलेज का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली शिष्य थे विष्णुगुप्त चाणक्य के। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर्स को सेंट्रलाइज किया और बहुत ही ज़्यादा ऑर्डरली अरेंज्ड और सिग्निफिकेंट वे में एक प्रॉपर एम्पायर को स्टैब्लिश किया। ठीक है, फर्दर द गुप्ता एम्पायर रेस्ड विद मोर कंसोलिडेशन एंड कल्चरल फ्लरिशिंग। और फिर मौर्य एम्पायर के बाद जो गुप्ता एम्पायर आया उसने क्या किया, गुप्ता एम्पायर और भी ज़्यादा बेटर तरीके से राइज हुआ। ठीक है, और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुआ, साथ ही साथ कल्चरल फ्लरिशिंग यानी कि कल्चर्स को बहुत ज़्यादा उसने प्रमोट किया। ठीक है, फिर आती है फिफ्थ स्टेज, फ्यूडलिज्म एंड रीजनल पावर्स। एमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर रिफर्स टू द रूल ऑफ वेरियस डायनेस्टीज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि
पावर्स को रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि अलग अलग रीजन्स को अलग अलग डायनेस्टीज रूल करने लगी। ठीक है, इंडिया जो हमारा था, इंडिया में ही बहुत सारे अलग अलग रीजन्स डिवाइड हुए और हर एक रीजन को अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। लास्टली इन द मेडिवल इंडिया द दिल्ली सल्तनत and later Mughal Empire represented centralized rule in north while regional powers continued to govern in साउथ। मतलब कि आप लोग को पता है नॉर्थर्न इंडिया में क्या हुआ था, मुगल्स का अटैक हुआ था। ठीक है, दिल्ली वगैरह में। ठीक है, तो इधर का पूरा जितना सेंट्रलाइज्ड रूल था वो मुगल्स ने ले लिया था। ठीक है, बट साउथ इंडिया में काफ़ी टाइम तक हमारा रीजनल पावर्स ही कंटिन्यू रहे। ठीक है, बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहे, मुगल के बाद भी कंटिन्यू रहे। ठीक है, वो ब्रिटिश के टाइम पे आई गेस डिमिनिश हुआ था, बट उसके पहले तक कंटिन्यू रहे थे हमारे जो जितने भी साउथ के आप कह सकते हो एम्पायर या रीजनल पावर्स रहे थे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगशिप। इन एंशियंट इंडिया किंगशिप प्लेड अ क्रूशियल रोल इन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। किंग्स फंक्शन वॉज टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन लाइफ, प्रॉपर्टी, कल्चर, रिलीजन एंड ट्रेडिशन इन हिज किंगडम। मतलब किंग का बेसिक फंक्शन क्या था कि वो अपना इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश कर सके, लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन उसके अपने किंगडम के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करे और इनको मेंटेन भी करता रहे। ठीक है, किंग इज स्टेटेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन और द हेड ऑफ द किंगडम इन सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने एक और थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। सप्तांग में 7 अंग थे। ठीक है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अंग यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन था, हमारा किंग था। ठीक है, इसको हेड ऑफ द किंगडम भी कहा जाता था। किंग हैव टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल थ्रेट्स ऑफ द किंगडम। मैंने बताया था जैसा कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी बता रहा हूँ, एक्सटर्नल अटैक से भी डिफेंड करता था। ठीक है, अपने एरिया को, अपने किंगडम को। उसके अलावा किंग का काम होता था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी प्रॉपरली रिजॉल्व करना। ठीक है, मौर्य एंड गुप्ता पीरियड वॉज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन किंगशिप एज पर कल्चर एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि जो मौर्यन किंगडम और गुप्ता एरा था, मतलब गुप्ता एम्पायर और मौर्य एम्पायर था, बेसिकली दैट पीरियड वॉज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज। मतलब कि वो सबसे बेहतरीन एज थी जिस टाइम सबसे प्रॉपरली सारी ही चीज़ें एफिशिएंटली वर्क कर रही थी और बहुत ही पावरफुल किंगडम इन लोगों ने फॉर्म कर रखा था। ठीक है, चाहे उसको आप पावर के एस्पेक्ट्स में देखो, चाहे आप उसको कल्चर या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के एस्पेक्ट्स में देखो। ठीक है, इसके बाद आता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इन एंशियंट इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही चीज़ है कि कौन कौन से तरह के मिनिस्टर्स होते थे। मिनिस्टर ऑफ एडवाइजर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एडवाइजर्स हैव बीन रिगार्डेड बाय एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स एज वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ द पॉलिटिकल बॉडी। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो एडवाइजर्स की जो काउंसिल होती थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कंसिडर की जाती थी काफ़ी सारे एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, it was the chief administrative authority in the kingdom. The king was supposed not to do anything without the consent of the council. अब देखो, किंग को हर चीज अलाउड तो थी, वो कुछ भी कर तो सकता था, बट बिना परमिशन लिए या बिना डिस्कस किए नहीं कर सकता था। ठीक है, अगर आज भी आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कोई डिसीजन लेते हैं तो उनके अपने कुछ एडवाइजर्स होते हैं जो उनको एडवाइस करते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ करने से ये आउटकम हो सकता है, ये चीज़ करने से ये आउटकम हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे वो बेसिकली एडवाइजर की तरह काम करते थे किंग के लिए, और किंग बिना उनसे डिस्कस किए कोई भी स्टेप नहीं लेता था अपने किंगडम के अंदर, कोई भी लॉ या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता था। ठीक है, ओनली मैन हु पॉजेस्ड विजडम, ब्रेवरी और लॉयल्टी वर अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। मतलब कि जो भी पर्सन ऐसे होते थे किंगडम के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव यानी कि इंटेलिजेंट के साथ साथ वो आप कह सकते हो साहसी होते थे, उसके अलावा जो लॉयल होते थे अपने किंगडम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, उन्हें ही ये अपॉइंट किया जाता था मिनिस्टर्स के लिए। दे वर नोन फॉर देयर इंटीग्रिटी, लीडरशिप क्वालिटी एंड कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंगडम। अब जो मिनिस्टर्स होते थे वो कैसे, अब जैसे आज की डेट में तो खैर ये बोलना ही फिजूल है कि अपॉइंटमेंट लॉयल्टी के बेसिस पे या लीडरशिप क्वालिटी के बेसिस पे या कंसर्न ऑफ वेलफेयर ऑफ द किंगडम के बेसिस पे होता है। ऐसा तो आजकल मुझे नहीं दिखता कहीं भी, बट हो भी सकता है कई जगह होता हो। बट स्टिल जो हमारा एंशियंट इंडिया था वहाँ पे जो मिनिस्टर्स का सिलेक्शन होता था वो इसी बेसिस पे होता था कि वो कितने ज़्यादा अपने किंगडम को लेके डेडिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने ज़्यादा लॉयल हैं, साथ ही साथ वो कितना वेलफेयर कंसर्न है। ठीक है, साइज ऑफ द मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद ही होता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरीड इन द फिगर्स रेंजिंग फ्रॉम 7 to 37। मतलब कि 7 मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 7 पार्टिसिपेंट्स यानी 7 मिनिस्टर्स भी हो सकते थे मिनिमम, और मैक्सिमम 37 मिनिस्टर्स तक भी अपॉइंट होते थे। ठीक है,
Few most important ministers like the Purohit, priest, सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी एंड युवराज द क्राउन प्रिंस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इनमें सबसे पहला होता था हमारा पुरोहित, प्रेस्ट। ये क्या होता था? पुरोहित मतलब कि इनके परमिशन के बगैर किसी भी तरह का पूजा वगैरह नहीं होती थी राज्य के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है सेनापति। सेनापति जो सुप्रीम कमांडर होता था आर्मी का, यानी कि आर्मी चीफ बेसिकली, ठीक है। और फिर आते थे युवराज, ठीक है। राजा के अलावा युवराज भी होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। युवराज कौन होते थे? क्राउन प्रिंस, यानी कि जिनको राजा के बाद किंग बनाया जाएगा, यानी कि राजकुमार की तरह आप कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली राजकुमार काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट युवराज मैक्सिमम एक ही होता था, ठीक है। युवराज को ही ये अथॉरिटी होती थी कि वो किंग के बाद किंग की गद्दी संभालेगा, उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज होती थी या फिर टाइम के साथ डेवलप करनी पड़ती थी, ठीक है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। अब जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ, 5 नंबर के अंदर आएगा, आप आराम से कहानी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस खाली समझने वाली बात है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। मौर्याज इंट्रोड्यूस्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हायरार्किकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था एंशिएंट इंडिया में? जब मौर्य एम्पायर वर्क कर रहा था, ठीक है, तो उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक हायरार्किकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया था इंडिया के अंदर। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य मेंशंस 18 हाई ऑफिशियल्स तीर्थास एंड 27 सुप्रिटेंडेंट्स अध्यक्षास आउटलाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मतलब कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बनाया ना, उसमें उन्होंने 18 हाई ऑफिशियल्स यानी कि 18 तीर्थास को बताया है कि उनको रखा गया था। साथ ही साथ 27 सुप्रिटेंडेंट्स को हायर किया गया था, यानी कि अध्यक्ष को 27 अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करना है उसको इस्टेब्लिश करने का काम किया था इन लोगों ने, ठीक है। मौर्यन गवर्नमेंट थ्रू इट्स सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एक्टिवली रेगुलेटेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब मौर्यन गवर्नमेंट इतना सही काम कर रही थी कि वो जिस तरीके से सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को रन कर रही थी उससे बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रहा था। मतलब कि टैक्सेस भी प्रॉपरली आ रहे थे और जो पब्लिक थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी उनके वर्क से, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी उस समय कंट्री की, ठीक है। इस वजह से मौर्यन एम्पायर को गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आता है ऑल द स्टेट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग माइंस, पियर्स, बेड, फिशरीज एंड सॉल्ट पैन्स, दीज वर आइदर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय स्टेट लेबर और लीज्ड टू एंटरप्रेन्योर्स हु पेड रॉयल्टीज टू द किंग। मतलब कि जितने भी आप कह सकते हो व्यवसाय यानी कि बिजनेस करने के तरीके थे, जितने भी इंटरनल बिजनेस करने के तरीके थे, जैसे कि माइंस हो गई, गोल्ड माइंस हो गई या फिर सिल्वर माइंस हो गई, ये सारी माइंस हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो पीएल बेट्स थे, अब पीएल बेट्स क्या होता है मुझे नहीं पता, कुछ जेम से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिशरीज यानी कि जहाँ मछली पालते हैं, ठीक है। एंड सॉल्ट पैन जहाँ पे नमक वगैरह बनता था। दीज वर आइदर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय द स्टेट लेबर। मतलब कि ये तो या तो ये डायरेक्टली स्टेट की लेबर के थ्रू एक्सेस किए जाते थे, यानी कि उनके थ्रू काम करवाया जाता था इसमें, जिससे कि पूरा प्रॉफिट ही किंग के अंडर ही काम होता था, तो किंग को सारी चीज़ें पता होती थी। या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे, जो लीडर्स होते थे, कुछ लोग बाहर से आके लीज पे लेके उस पर काम करते थे, ठीक है, वहां से निकाल के ट्रांसपोर्ट करके बेचते थे और उस पर कुछ रॉयल्टी जो बनती थी वो किंग को दी जाती थी, ठीक है। द ब्यूरोक्रेसी वॉज कैडर बेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेसी जो मॉर्यन ने इंट्रोड्यूस की थी वो बेसिकली कैडर बेस्ड थी और ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की में थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज थी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी अप्रोच थी, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी, ठीक है। और उस समय की गवर्नमेंट इस अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में वर्क कर रही थी, ठीक है। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से होता था एंशिएंट इंडिया के अंदर, जिसको मौर्यन एम्पायर के एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल आइडियाज इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। ऑल्दो इंडिया लैक्ड फॉर्मल पॉलिटिशियन फिलोसफी, इट एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट एविडेंट इन सर्वाइविंग टेक्स्ट बुक्स। मतलब कि इंडिया में जो फॉर्मल पॉलिटिकल फिलॉसफी है, यानी कि जिस तरीके से आज की पॉलिटिक्स वर्क करती है, वो तो उस समय नहीं थी, बट उसके अलावा एक स्टेट क्राफ्ट की साइंस, मतलब कि किस तरीके से स्टेट को मैनेज करना है, वो साइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। जिसका एविडेंस आज भी हमें टेक्स्ट बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। अगर आप अर्थशास्त्र वगैरह देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। वेरियस टर्म्स लाइक राजधर्म, राज्य शास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र एंड अर्थशास्त्र वर इंट्रोड्यूस्ड वर यूज्ड टू डिनोट पॉलिटिकल साइंस इन
एंशियंट इंडिया मतलब कि अलग अलग टर्म्स होते थे जैसे कि राजधर्म, राज्य शास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र एंड अर्थशास्त्र। ये सारे क्या थे हमारे कुछ ऐसे आप कह सकते हो टर्म्स थे जिनका यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल साइंस को एंशियंट इंडिया में कह सकते हो सिंबलाइज करने के लिए बेसिकली कि ये सारे जो होते थे जैसे कि आज की डेट में हमारी पॉलिटी हो गई, ठीक है, और आपकी सोशल साइंस हो गई, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह, सिविक्स वगैरह, तो इसमें आप यही सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो उस टाइम ये बेसिकली सब्जेक्ट्स की तरह होते थे जिनमें सारा ही पॉलिटिकल फिलोसफी गिवन होता था, पॉलिटिकल साइंस सारी गिवन होती थी एंशियंट इंडिया में, ठीक है। फिर आता है राज धर्म एंड राज्य शास्त्र इम्फेसाइज किंग्स ड्यूटी एंड साइंस ऑफ स्टेट वेयर एज दंड नीति हाईलाइटेड द अल्टीमेट सैंक्शन बिहाइंड द स्टेट एंड फिजिकल फोर्स। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि राज्य धर्म जो था, राज्य धर्म और राज्य शास्त्र, ये किंग जो होता था वो पढ़ता था, उसमें किंग की ड्यूटीज क्या क्या है वो सारी चीजें डिफाइंड होती थी। पढ़ते ये सभी लोग थे, ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि किंग की क्या ड्यूटीज हैं, सो दैट अगर किंग अपनी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो लोग उसको बोल सकें वो चीजें, ठीक है। वेयर एज दंड नीति हाईलाइटेड द अल्टीमेट सैंक्शन बिहाइंड द स्टेट एंड फिजिकल फोर्स, मतलब कि दंड नीति क्या बताती थी कि किस तरीके से पीपल्स को ट्रीट करना है, किस गलती की किस सजा, क्या सजा होनी चाहिए, ये सारी चीजें दंड नीति के अंदर होती थी, ठीक है। Additionally, political texts from Gupta period onward like नीति शास्त्र and नीतिवा क्यामृता, आई डोंट नो व्हाट्स, ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनली पॉलिटिकल टेक्स्ट फ्रॉम गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स लाइक नीति सार एंड नीति वाक्यमृता कंटिन्यूड टू कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इन एंशियंट इंडिया। बेसिकली ये नाम आपको एग्जाम में आई डोंट थिंक सो कि याद रहने वाले हैं, बट अगर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि गुप्ता पीरियड में काफ़ी सारे ऐसे टेक्स्ट बुक्स वगैरह थे जो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल की पॉलिटिक्स को डिस्कस करते थे और उस टाइम की पॉलिटिक्स को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज किए जाते थे, ठीक है, एंशियंट इंडिया में। सो इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा कंडीशंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कंडीशंस क्या थी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की? अकॉर्डिंग टू द हिंदू थॉट द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट वॉज नॉट टू रूल ओनली बट टू एडमिनिस्टर द सनातन धर्म, मतलब कि हिंदू थॉट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो अब देखो कंडीशंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी के वेलफेयर की यहाँ बात हो रही है, तो जब भी सनातन धर्म की बात आती है तो बात तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की ही होती है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू थॉट द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट वॉज नॉट टू रूल ओनली, मतलब कि जो गवर्नमेंट बनाई जाती थी हिंदू थॉट के अकॉर्डिंग उसका काम सिर्फ ये नहीं होता था कि हाँ भाई तुमको राजा बनना है और रूल करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता था, बट टू एडमिनिस्टर द सनातन धर्म, मतलब एक तरीके से मैनेज करना होता था कि सनातन धर्म को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने पूरे किंगडम के अंदर, ठीक है। बुद्धा अडैप्टेड द फर्स्ट लिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एज पर बुद्धिस्ट ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमको दे रखी हैं, ठीक है। इन कंडीशंस को बुद्धा ने अडेप्ट किया था ताकि पब्लिक को ज़्यादा अच्छे से पब्लिक का ज़्यादा अच्छे से वेलफेयर किया जा सके और उनके लिए काम किया जा सके, ठीक है। कॉल फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, सबसे पहला इसमें क्या था, कॉल फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। अब देखो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए व्हाट वर द कंडीशंस अडेप्टेड बाय बुद्धा फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक एज पर बुद्धिस्ट ऑर्डर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये 1 2 3 4 5 5 ही यही है, 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, इतना लिख दोगे। तो सबसे पहले क्या है, कॉल फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, यानी कि फ्रीक्वेंटली पब्लिक असेंबलीज को कॉल किया जाए ताकि उनसे डिस्कस किया जा सके कि क्या ग्रोथ हो रही है और किस तरीके की ग्रोथ आप चाहते हो कि हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। मीट इन पीस, कंक्लूड मीटिंग इन पीस एंड कैरी आउट पॉलिसीज इन पीस, मतलब कि जितनी भी मीटिंग के दौरान बातचीत होगी, ठीक है, वो सारी पीस में होनी चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंक्लूड मीटिंग इज पीस, मतलब कि मीटिंग जो होगी वो जब एंड होगी तभी भी पीस में ही एंड होनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी मीटिंग के दौरान वो सारी भी पीस में बनेंगी, यानी कि वहाँ भी किसी तरह का लड़ाई या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉलो एग्जिस्टिंग लॉ, डोंट क्रिएट अननेसेसरी न्यू लॉज, मतलब कि जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको फॉलो किया जाए, बिना मतलब के लॉज को क्रिएट ना किया जाए, ठीक है। मतलब कि लॉज वही क्रिएट करो जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा तो ऐसे लॉज को क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। शो रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट टू एल्डर्स एंड फॉलो देयर एडवाइसेस, मतलब कि जितने भी आपके एल्डर्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट करो, उनको सपोर्ट करो और जो वो एडवाइसेस आपको दे रहे हैं उनको फॉलो करो। अब उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उनकी एडवाइसेस फॉलो करनी है, नहीं, उनकी एडवाइसेस फॉलो करनी है बट अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है।
प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट, रेस्पेक्ट रिलीजियस प्लेसेस एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स हु कम फ्रॉम अफार। मतलब कि वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, रिलीजियस प्लेसेस की रिस्पेक्ट करनी है, इन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो हिंदू रिलीजियस प्लेस है या फिर मुस्लिम रिलीजियस प्लेस है या फिर सिख है या फिर बुद्धिस्ट है, ठीक है, जो भी है सब कोई रिलीजियस प्लेसेस की रिस्पेक्ट करेगा। इसके अलावा एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स हु कम फ्रॉम अफार, और उनको सपोर्ट करो जो दूर से आते हैं, दूर देशों से आते हैं और आपके यहाँ आके कुछ करना चाहते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब खैर ये पॉइंट तो एक जगह पे फॉल्स हुआ, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया गया फिर उन लोगों ने काफ़ी टाइम तक हम लोगों पे रूल भी किया, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई। बट स्टिल सनातन धर्म हमें यही 5 बेसिक पॉइंट सिखाता है, जिसमें कि सबसे मेन पॉइंट्स अगर मैं हाईलाइट करूं तो वुमेन्स राइट, जो कि लोग कहते हैं कि वुमेन राइट नहीं थे पहले, बट एंशियंट इंडिया में अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ोगे तो वुमेन्स वर हैविंग मोर राइट्स देन मैन, ठीक है। अभी आगे ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, इंतज़ार किसका कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद आता है 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, कौटिल्य एज कंसिस्टिंग ऑफ 7 लिम्स ऑफ द स्टेट आर मेंशन्ड एज स्वामी, अमात्य, जनपदा, दुर्गास, कोशा, दंड, मित्र और एनिमी। मतलब कि ये 7 हमारे जो थे ये लिम्स थे, यानी कि 7 पिलर्स थे सोसाइटी के बेसिकली, जिन पे पूरी सोसाइटी वर्क करती थी। तो सबसे पहले आता था स्वामी। स्वामी कौन होता था? किंग, ओनर, लॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता था, ठीक है। इज द हेड ऑफ ऑल 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। सातों लिम्ब का जो लीडर होता था, यानी 7 पिलर्स का जो लीडर होता था वो होता था किंग। किंग को स्वामी बोला जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से पढ़ लो, रिवाइज करके जाना एग्जाम में, ठीक है। अगला क्या है? अमात्यास। अमात्यास क्या होते थे? वर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ प्रेस्ट, कलेक्टर्स, एनवॉयज एंड अदर हायर ऑफिसर्स वर रिक्रूटेड एज अमात्यास। मतलब कि जितने भी हायर लेवल के ऑफिशियल्स होते थे वो सारे अमात्यास होते थे हमारे, ठीक है। जनपदा। जनपदा क्या होता था? कवर्स टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। जनपद मतलब पूरा जो किंगडम होता था बेसिकली, चाहे वो टेरिटरी हो पूरी या फिर पॉपुलेशन हो उसके अंदर की, वो सारी चीज हमारी जनपद में आ जाती है, ठीक है। जनपदा बोलते थे जिसको। दुर्गा मीन्स फोर्ट्रेस फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। कौटिल्य कंसिडर्ड द फोर्ट्स एज मेन पावरफुल कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट। दुर्गा किसको बोला गया? दुर्गा यहाँ पे माता जी की बात नहीं हो रही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है फोर्ट्रेस की, यानी कि जो किले होते थे बेसिकली, ठीक है। अब किलों को क्यों स्पेशलाइज किया गया है या फिर किलों को क्यों एक लिम्ब बनाया गया, एक पिलर बनाया गया है, उसके पीछे रीजन ये है कि फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। कौटिल्य को ऐसा लगता था कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए जो किले होते थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंपोनेंट होते थे किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है। आप आज भी अगर किलों पे विजिट करोगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता था और कितने मतलब कंसोलिडेटेड तरीके से वहां पे आर्मी वगैरह जो है वो डिप्लॉयड होती थी, ठीक है। अब आज आर्मी तो आप नहीं देख सकते हो, बट स्ट्रक्चर आज भी आप देख सकते हो और समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। इसके बाद आता है कोशा और ट्रेजरी वर यूज्ड टू मेंटेन द स्टेट एंड आर्मी। द ट्रेजरी शुड बी फिल्ड विद जेम्स, गोल्ड, ज्वेल्स एक्सेट्रा टू सस्टेन द स्टेट इन कैलेमिटीज फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब कि कोशा या टेरिटरी क्या होती थी बेसिकली, ये धन कोश की बात हो रही है, जहां पे तिजोरी होती थी बड़ी सी राज्य की एक, ठीक है। राजकोष जिसको बोला जाता था, ठीक है। आपने अगर पुराने टाइम के सीरियल्स वगैरह काफ़ी सारे बन चुके हैं, अगर आपने देखे हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि राजकोष वगैरह बनते थे, उसमें सारा राज्य का खजाना वगैरह होता था, ठीक है। सो वो किस लिए होता था? बेसिकली स्टेट और आर्मी के सर्वाइवल के लिए होता था। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी कैलेमिटीज आ जाती हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई अचानक से, या बहुत बड़ा तूफान आ गया, या कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, या फिर मान लो किसी ओपोनेंट ने चारों तरफ से घेर रखा है, किसी भी तरह का आउटर सोर्स नहीं आ सकता अंदर, ठीक है। सो उस केस में उस राजकोष के धन को, यानी कि उस अमाउंट को, उस मनी को यूज किया जाता था प्रॉपर सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सबके लिए यूज होता था वो, ठीक है। अब उसमें जेम्स भी होते थे, गोल्ड भी होता था, जेवल्स भी होते थे, और भी काफी सारी चीजें होती थी, ठीक है। इसके बाद आता है दंड या फिर आर्मी। सिक्स्थ है हमारा दंड और आर्मी। इज द सिक्स्थ पिलर यूज्ड 7 limbs used in 7 limbs of the state. Kautilya used force word for army. दंड और आर्मी का मतलब है कि सबको पहली बात तो गलती की सजा मिलनी चाहिए, दूसरी चीज आर्मी होनी चाहिए। आर्मी का मतलब क्या है कि आर्मी जो आपकी फोर्स होती है, जैसे कि आर्मी का बस वही मतलब है जो आज की डेट में मतलब है, वो आपके डिफेंस सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, अगर आपको अटैक करना हो कहीं पे या फिर आपको डिफेंड करना हो, ठीक है। फोर्स वर्ड का यूज़ किया था कौटिल्य ने आर्मी को डिफाइन करने के लिए। अब ऑफकोर्स फोर्स का यूज़ नहीं किया होगा, वो हिंदी में कोई वर्ड होगा, बट इंग्लिश में हम लोगों ने
फोर्स डिसाइड किया है वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद आता है 7 मित्र। मित्र क्या होते थे? मित्र और एनिमी है, ठीक है, दोनों चीज़ें। मित्र क्या होते थे? मित्र शुड बी नॉन आर्टिफिशियल एंड वन हु इज़ रेडी टू कम विद हेल्प इन नीड। हो मतलब कि मित्र जो होना चाहिए वो दिखावे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो मित्र का मतलब है यार फ्रेंडशिप, मतलब कि प्रॉपर फ्रेंडशिप, कि जब भी हमको ज़रूरत है तो वो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, हमेशा वो रेडी होना चाहिए हमें हेल्प करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वेयर एज एनिमी वर ग्रीडी डिसलॉयल कैरेक्टरलेस एंड एडिक्टेड टू मीन प्लेजर। मतलब कि जो एनिमीज होते थे वो ग्रीडी होते थे, ठीक है, लालची होते थे, डिसलॉयल होते थे, मतलब उनका कोई कह सकते हो ईमान नहीं होता था, वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। कैरेक्टरलेस होते थे, उनका कोई कैरेक्टर भी नहीं होता था। एंड एडिक्टेड टू मीन प्लेजर, मतलब कि वो अपने पर्सनल प्लेजर के लिए ही बस काम करते थे, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता था। इवन आपको वो फ्रेंड बोल भी देंगे तो आपका कुछ उनसे भला नहीं होने वाला है, आपको ज़रूरत होगी वो कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ठीक है। सो वो एनिमी का कैरेक्टर था और वो मित्र का कैरेक्टर था। तो ये 7 लिम्स थे, ये 7 लिम्स थे स्टेट के, जो अर्थशास्त्र में मेंशन है, ठीक है, कौटिल्य ने मेंशन किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना प्लीज, ठीक है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया। सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया हैज सेवरल फीचर्स अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ वर्नास। इंडिविजुअल लाइफ वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम। देखो सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया को जो है अलग अलग वर्ण में विभाजित किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल लाइफ वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस और आश्रम्स। और देखो सोसाइटी को वर्ण में डिवाइड किया गया था और इंडिविजुअल लाइफ को, यानी कि मान लो कि जैसे आज का सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है जो, ठीक है, तो वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए है कि इतने लोग इस कास्ट के हैं, इतने लोग इस कास्ट के हैं। बट इंडिविजुअल लाइफ को जो डिसाइड करता था, इंडिविजुअल लाइफ में जो अलग अलग स्टेजेस थे वो आश्रम के नाम पे डिवाइडेड थे, ठीक है। मतलब कि सबका अलग अलग 4 स्टेजेस होते थे, यानी कि 4 आश्रमास होते थे। There were rules regarding marriages, families, etc. The final purpose of the life was to attain 4 goals called पुरुष शास्त्र, ठीक है। मतलब कि वहां पे अलग अलग रूल्स थे मैरिजेस को लेके, फैमिली को लेके और भी काफी सारी चीजों को लेके। बट फाइनल पर्पस और ऑप्टिमल पर्पस लाइफ का क्या होता था कि चारों गोल्स को अचीव कर लिया जाए, जिनको क्या कहा जाता था? पुरुषार्थ, ठीक है। अब पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब होता है लाइफ पर्पसेस। द 4 पुरुषार्थास आर धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ होते थे। सबसे पहले बात करेंगे धर्म की। अब देखो पुरुषार्थ आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 5 नंबर के अंदर, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है धर्म। धर्म का मतलब इट इज द प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस कंसीडर्ड टू बी द सुप्रीम ऑफ द पुरुषार्थ। मतलब कि इसको सबसे सुप्रीम माना गया है, पहली चीज को, धर्म को सबसे ज्यादा ऊपर माना गया है, सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। और ये बेसिकली प्रिंसिपल होते थे राइटियसनेस के, मतलब कि क्या चीज सही है आपको वो ही करना है, वो ही धर्म होता था, ठीक है। धर्म इन इंडियन ट्रेडिशन इज डिफरेंट एंड मोर डाइवर्सिफाइड देन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करोगे तो इंडिया का जो धर्म का कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और डाइवर्सिफाइड था, ठीक है। अर्थ क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, ऑल द मटीरियलिस्टिक नीड फॉर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। अर्थ क्या होता था? अर्थ आपका बेसिक मटेरियल नीड पे डिपेंडेंट होता था, जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेल्थ को डिफाइन करता है हमारा अर्थ, ठीक है। धर्म हो गया, अर्थ हो गया। इसके बाद आता है काम। काम का मतलब रिफर्स टू द सेंशुअल प्लेजर्स और सम इंटीमेट डिजायर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये बेसिकली कुछ सेंशुअल प्लेजर्स या फिर कुछ इंटीमेट डिजायर्स पे डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग में। वो आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है मोक्ष। इट मीन्स सेल्वेशन और लिबरेशन फ्रॉम द बर्थ साइकिल। मोक्ष का मतलब है कि बस बर्थ साइकिल के बाहर निकल जाना बेसिकली, ठीक है। इट इज द फ्रीडम फ्रॉम द एटर्नल साइकिल ऑफ रीबर्थ। अब आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा कि हमारी डेथ होती है, फिर हमारा नया जन्म होता है, क्योंकि सोल जो है वो आप कह सकते हो इमॉर्टल है, ठीक है। बॉडी हमारी मॉर्टल है, तो बॉडी की हमारी डेथ हो जाती है बट सोल की डेथ नहीं होती। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बोला गया है मोक्ष की फॉर्म में, ठीक है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? सिंपली मोक्ष का मतलब होता है कि जो आपकी रीबर्थ वाली ये साइकिल चल रही है ना, कि आपकी डेथ हुई फिर आप दोबारा से बॉर्न हुए, आपकी डेथ हुई फिर आप दोबारा से बॉर्न हुए, इस वाली साइकिल को टर्मिनेट कर देता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है कि आप इस साइकिल से फ्री हो जाओगे बेसिकली, ठीक है। अब फ्री होने के बाद क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता, वो तो उसके लिए तो मरना पड़ेगा। बट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पुरुषार्थ के 4 आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पुरुषार्थ को डिफाइन करते हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है वर्णाश्रम सिस्टम, यानी कि सोसाइटी जो हमारी वर्ण में डिवाइडेड थी, वो सारे वर्ण हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया देयर वाज कॉमन धर्म फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विच मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल इक्वली। मतलब कि एंशियंट इंडिया की बात करें जब मुगल्स वगैरह की एंट्री नहीं हुई थी, तो एक कॉमन धर्म था, ठीक है, उस धर्म को सब कोई फॉलो करता था इंडिया के अंदर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस और वर्ण इन सोसाइटी। बट उस टाइम पे भी अलग अलग धर्म नहीं थे, बट अलग अलग क्लासेस थी, अलग अलग कास्ट थी जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। बेसिकली वो कास्ट सिस्टम नहीं था, वो होता था वर्ण सिस्टम, ठीक है। इन 10th चैप्टर ऑफ ऋग्वेद द रेफरेंस ऑफ वर्ण धर्म इज प्रोजेक्टेड। अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसके 10th चैप्टर में इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, या फिर इसका रेफरेंस वहां पे आपको मिल जाएगा। देयर वाज 4 टाइप्स ऑफ वर्ण इन एंशियंट इंडिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। बेसिकली 4 अलग अलग तरह के वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के अलावा एक ऐसा वर्ण था जिसको बहुत ही लो कैटेगरी में कंसिडर किया जाता था, जो होते थे हमारे अनटचेबल्स, ठीक है, जिसको रिमूव कर दिया गया थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। ब्राह्मण्स टॉप ऑफ वन हायरार्की इन लॉज दे क्लेम ग्रेट प्रिविलेजेस, मेन पर्पस वाज लर्निंग, टीचिंग एंड प्रीस्टहुड। मतलब कि 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो ब्राह्मण्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 4 आपको पता है कि मेन थे हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। इसके अलावा 5th था एडिशनल जो था अनटचेबल, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या होते थे, वर्ण हायरार्की के सबसे टॉप प्लेयर्स होते थे, ठीक है, सबसे टॉप पे वो लोग होते थे। इन लॉ दे क्लेम ग्रेट प्रिविलेजेस, जो भी लॉज बनते थे या फिर जो भी लॉज थे एग्जिस्टिंग, उनमें उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती थी। उनको काफ़ी सारी चीज़ों में आप कह सकते हो जैसे कि वो गलती कर भी देते थे तो उनको माफ़ करने वाला लॉ था, ठीक है, ठीक है, कि मतलब उनको छोड़ दिया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, ठीक है। मेन पर्पस वाज लर्निंग, टीचिंग एंड प्रीस्टहुड। इनका मेन पर्पस जो होता था वो क्या होता था, या तो ये पढ़ते थे, या तो ये पढ़ाते थे, या तो ये पूजा पाठ करते थे, ठीक है। इसके बाद आते थे हमारे क्षत्रिय, जो कि सेकंड क्लास थे हमारे वर्ण हायरार्की के अंदर। रिप्रेजेंट द हीरोइज्म, करेज एंड स्ट्रेंथ। ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, हीरोइज्म, करेज और स्ट्रेंथ, यानी कि इनमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो एक योद्धा बनने के जितने गुण चाहिए होते थे वो सारे क्षत्रिय के अंदर होते थे, ठीक है। मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स। वही चीज़ है कि स्टेट को ये प्रोटेक्ट करते थे इंटरनल और एक्सटर्नली भी, ठीक है। इसके बाद आते थे हमारे वैश्य, जो कि 3rd थे। रिप्रेजेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल क्लासेस। ये बेसिकली ट्रेडिंग या कमर्शियल क्लासेस के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। इनका काम बिजनेस का होता था। 3rd एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। अब ये 3rd तो होते थे, बट इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होते थे, ठीक है। वैश्यास वर एंशियंट इंडियन बिजनेसमैन विद एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ जेवल मेटल्स, क्लोथ्स, थ्रेड्स, स्पाइसेस एंड परफ्यूम्स एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो वैश्यास होते थे बेसिकली वो एंशियंट इंडिया के बिजनेसमैन होते थे, ठीक है, जिनके पास बहुत ही तगड़ी एक्सपर्ट नॉलेज होती थी किन चीज़ों की, जेवल्स की होती थी, मेटल्स की होती थी, क्लोथ्स की, थ्रेड्स की, स्पाइसेस की और परफ्यूम की, ठीक है। सो ये सारी नॉलेज होती थी इनके पास, और ये बिजनेस रन करते थे जिस बिजनेस के बेसिस पे पूरा किंगडम वर्क करता था, ठीक है, पूरा किंगडम रन करता था। क्योंकि जितनी भी राजा को ज़रूरत होती थी या फिर और किसी को भी कोई नीड होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, तो बिजनेसमैन वर द रिचेस्ट पीपल ऑन दैट टाइम, ठीक है, राजा के अलावा। मतलब स्पेशली अगर आप रॉयल अथॉरिटीज को छोड़ दो तो वैश्यास वर द रिचेस्ट, ठीक है। इसके बाद आते थे शूद्र। बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की, दे हैव डिप्राइव्ड राइट, दे सर्व अदर 3 वर्णास। मतलब शूद्र का काम क्या होता था, बेसिकली ये लेबर क्लास की तरह एक्ट होते थे, मतलब यूज होते थे। इन ये आपकी सोशल हायरार्की में उस टाइम वर्ण हायरार्की में सबसे नीचे आते थे, ठीक है। दे हैव डिप्राइव्ड राइट्स, इनके राइट्स भी बहुत ज़्यादा कम होते थे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते थे। दे सर्व अदर 3 वर्ण, मतलब बाकी 3 की सेवा करने का काम इनका होता था, ठीक है। इसके बाद आते थे अनटचेबल्स। दीज वर एक्सक्लूडेड शूद्रास। बेसिकली ये होते शूद्रास ही थे, बट कुछ ऐसे शूद्रास होते थे जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, सोसाइटी से हटा दिया जाता था, ठीक है। डिप्राइव फ्रॉम ऑल ह्यूमन राइट्स, इनसे सारे ह्यूमन राइट्स छीन लिए जाते थे। हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विद देम माइट लीड टू द फॉल फ्रॉम ग्रेस ऑफ द नॉर्मल पर्सन। और अगर कोई इनको टच कर लेता था, इनसे बात कर लेता था या इनको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ता था, तो उसको भी इन्हीं की कैटेगरी में डाल दिया जाता था और उसको भी बॉयकॉट कर दिया जाता था एक तरीके से, ठीक है। तो ये सीन होता था। इसीलिए थोड़े टाइम बाद जब मौर्य वगैरह आए तो उन्होंने अनटचेबल्स को काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ण को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश करी थी, ठीक है। इसके बाद आता है आश्रम और स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। आश्रम समझते हैं अब क्या होता है, वर्ण आप समझ गए होंगे, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन वाज कंसीडर्ड फॉर 100 ईयर्स, हेंस ईच स्टेट हैज टाइम स्पैन ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है। अब उस टाइम नॉर्मल ह्यूमन एज क्या होती थी, 100 ईयर्स होती थी। इस वजह से 25 ईयर्स के मतलब 25 के स्पैन में, टाइम स्पैन में
मतलब 25-25 साल के टाइम स्पैन में बेसिकली लाइफ को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। सबसे पहला आता था ब्रह्मचार्याश्रम, ठीक है, मतलब कि ब्रह्मचार्य स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप, जिस टाइम आप स्टूडेंट रहोगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ मींट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड माउल्डिंग कैरेक्टर, मतलब कि स्टूडेंट्स का काम क्या होता था, वो नॉलेज गेन करते थे, डिसिप्लिन सीखते थे और अपने कैरेक्टर को डेवलप करते थे। इसके बाद सेकंड आता है हमारा गृहस्थाश्रम, स्टेज ऑफ हाउस होल्डर्स, ठीक है। गृहस्थाश्रम क्या होता है, गृहस्थी का काम है बेसिकली, हाउस होल्डर, स्टेज ऑफ हाउस होल्डर। दिस स्टेज स्टार्ट्स विद द मैरिज व्हेन द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड स्टूडेंटशिप एंड इज रेडी टू टेक अप टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ। मतलब ये स्टेज कब आता था, ये हमारी स्टूडेंटशिप के बाद आता था, यानी कि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद आता था, जब हमारा स्टूडेंट रेडी हो जाता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए अपनी लाइफ की और दूसरों की लाइफ की, ठीक है। दिस इज द स्टेज ऑफ सेवरल एंड मटीरियल फुलफिलमेंट विद द दिस इज द स्टेज ऑफ सेंशुअल एंड मटीरियल फुलफिलमेंट विद द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज अर्थ, काम एंड धर्म। अब क्या टाइम आता था, अब जो टाइम आता था वो होता था अर्थ, काम और धर्म का टाइम, यानी कि अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती थी, अपनी सेंशुअल फुलफिलमेंट्स करनी होती थी, मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती थी, प्रॉस्पेरिटी गेन करनी होती थी। ये सारी चीज़ें अब एक स्टूडेंट के पास आ जाती थी जब वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करता था, ठीक है। इसके बाद आता है वनप्रस्थाश्रम, ठीक है। ये क्या होता था, स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट ले लेता था एक पर्सन, ठीक है। In this phase, one discharges all the duties and obligations as a householder and dedicated himself to a spiritual life. मतलब ये टाइम आता था 50 ईयर्स पे, ठीक है, जब 50 साल का बंदा हो गया, ठीक है, एक पर्सन 50 ईयर्स का हो गया, तब ये वाला फेज आता था उसकी लाइफ में, जिसको बोलते हैं वनप्रस्थास आश्रम, ठीक है। इसमें क्या होता था, वो वन की तरफ निकल जाता था सब कुछ छोड़ के, ठीक है। ही लीव्स हिज होम एंड गोज टू फॉरेस्ट टू बिकम अ हर्मिट, मतलब कि ये बेसिकली अपना घर छोड़ के फॉरेस्ट चला जाता था और वहां जाके संन्यास ले लेता था, ठीक है। संन्यास ले लेता था नहीं, मतलब सन्यासियों के आसपास रहता था, उनकी सेवा करता था, चीज़ों को समझता था, ठीक है। 25 ईयर्स तक वो यही सब करता था। संन्यास आश्रम लास्ट में आता है हमारा, लास्ट स्टेज, जो होती है स्टेज ऑफ रिनंसिएशन, मतलब कि लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ व्हेन इन विच वन लीव्स द हर्मिटेज एंड बिकम होमलेस वॉन्डर, यानी कि सन्यासी। बेसिकली वनप्रस्थ आश्रम में क्या होता था, घर वर सब छोड़ के चले जाते थे, वन में कुटिया बना के रहने लगते थे, ठीक है। कुटिया मीन्स हट बना के रहने लगते थे। और जब सन्यास आश्रम आता था तब क्या होता था, वो अपनी जो कुटिया उन्होंने बना रखी है उसको भी वो लीव कर देते थे और ऐसे ही सन्यासियों की तरह भटकने लगते थे इधर उधर, और फिर फाइनली उनकी डेथ हो जाती थी एंड में, ठीक है। तो ये चलता था हमारा जो लाइफ साइकिल था, कुछ इस तरीके से वर्क करता था, ठीक है। इसके बाद आता है मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है ये। विवाह इन एंशियंट इंडिया हैज़ 3 मेन पर्पसेस, बेसिकली विवाह के 3 डिफरेंट पर्पस होते थे। सबसे पहला, प्रमोशन ऑफ रिलीजन बाय परफॉर्मेंस ऑफ हाउस होल्ड सेक्रीफाइसेस, हाउस होल्ड सेक्रीफाइसेस करके, ठीक है, रिलीजन को प्रमोट करना लाइफ में, ठीक है, मतलब सोसाइटी में। सो ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंडली, कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली लाइन और कुल, फैमिली लाइन को कंटिन्यू करने के लिए मैरिज करना इंपॉर्टेंट होता था। रति और फिजिकल प्लेजर, रति या फिर फिजिकल प्लेजर के लिए भी विवाह करना यानी कि मैरिज करना इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में तो आ ही रही होंगी, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा मैरिज वाला। तो टाइप्स ऑफ विवाह अकॉर्डिंग टू मनु एंड अदर एंशियंट लॉज, ठीक है। अब मनु के अकॉर्डिंग या फिर एंशियंट लॉज के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप के विवाह होते थे, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार विवाह हैं अलग अलग, ठीक है। आप कमेंट करके बताना आपका फेवरेट कौन सा है। सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैरिज। ब्रह्म विवाह सबसे प्योर फॉर्म होता है मैरिज का। फादर ऑफ द ब्राइड ऑफर्स हिज डॉटर टू अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड लर्निंग, फादर जो होता है वो अपनी ब्राइड को यानी कि अपनी बेटी को ऑफर करता है किसी ऐसे पर्सन को जो कि मैन ऑफ कैरेक्टर हो, यानी कि एक कैरेक्टर वर्थ मैन हो एंड काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो, ठीक है। सेकंड आता है दैव विवाह, फादर ऑफर्स हर डॉटर एज अ दक्षिणा सैक्रिफाइजल फी टू अ यंग प्रेस्ट टू ऑफिशिएट द यज्ञ सेरेमनी, मतलब कि जो प्रेस्ट होते थे, ठीक है, वो यज्ञ करते थे और यज्ञ में दक्षिणा के रूप में फादर क्या करता था, अपनी बेटी को दान कर देता था उनको कि जाओ तुम और उनकी सेवा करो, ठीक है। सो दैव विवाह ये होता था, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अर्स विवाह, फादर ऑफ द ब्राइड गिव्स हिज डॉटर टू द ग्रूम आफ्टर रिसीविंग काउ एंड अ बुल और बोथ टू पेयर्स ऑफ दीज एनिमल्स फ्रॉम ग्रूम, मतलब कि इसमें क्या होता था, जो फादर होता था वो अपनी बेटी को
किसी पर्सन को तभी देता था, मतलब किसी ग्रूम यानी कि किसी एक मेल पर्सन को तभी ऑफर करता था यानी तभी देता था जब उसको बदले में काऊ और बुल का एक जोड़ा या फिर दो जोड़े, मल्टीपल जोड़े भी मिल सकते थे, ठीक है, मतलब कि गाय और बैल के बदले में अपनी बेटी को वो दे देते थे। तो ये होता था अर्श विवाह। इसके बाद आता था प्रजापात्य विवाह। फादर ऑफर्स द गर्ल टू द ब्राइड ग्रूम बट नाइदर डज द डावरी नॉट ब्राइड प्राइज इज डिमांडेड। मतलब कि फादर अपनी बेटी को ऑफर करते थे, ठीक है, मतलब कि शादी होती थी जिसमें कि न फादर कुछ प्राइस या फिर डावरी पे करता था और ना ही ब्राइड को किसी भी तरह की फीस पे करनी पड़ती थी या प्राइस पे करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद आता है असुर विवाह। मैरिज बाय परचेज इन विच ब्राइड ग्रूम हैज टू गिव मनी टू ब्राइड्स फादर। मतलब कि ये बेसिकली परचेज के बेस पे मैरिज थी कि मतलब पर्सन जो मेल पर्सन होता था वो लड़की के फादर से लड़की को खरीद लेता था पैसे देके, ठीक है। तो ये असुर विवाह में आता है। इसके बाद आता है गंधर्व विवाह। म्यूचुअल लव एंड कंसेंट ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम वाज द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द यूनियन, ठीक है। मतलब कि लड़के और लड़की में प्यार होना चाहिए और यही एकमात्र कंडीशन होती थी शादी की, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग मेरा फेवरेट तो यही है भाई, ठीक है, लव मैरिज इज बेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रक्षा विवाह, ठीक है, सॉरी राक्षस विवाह, आई एम सॉरी, दिस इज राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था, मैरिज बाय कैप्चर इन विच गर्ल वॉज फोर्सिबली एबडक्टेड फ्रॉम हर होम क्राइंग एंड वीपिंग एंड हर किन्समैन हैव बीन स्टेन्ड एंड देयर हाउसेस ब्रोकन। मतलब कि कोई किसी पर्सन को कोई लड़की पसंद आ जाती थी, इवन वो मैरिड हो, किसी की मदर हो, वॉट एवर शी इज, वो फोर्सफुली उसको पकड़ के ले जाते थे। उसका जो किन्समैन होता था, चाहे वो उसका फादर हो चाहे वो उसका हस्बैंड हो, उनको मारा पीटा जाता था, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता था, उनको बेसिकली बांध दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, काट डाला जाता था। मतलब आप समझ सकते हो उनका मर्डर भी हो जाता था कभी कभी, ठीक है। उसके बाद उसकी वाइफ को या फिर फादर है तो उसकी बेटी को उठा ले जाते थे और ज़बरदस्ती उससे शादी करते थे, ठीक है। ये होता था राक्षस विवाह, ठीक है। इसके बाद आता था पैशाच विवाह, विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट विवाह आई हैव एवर रेड अबाउट। इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज इज वन इन विच द मैन रेप seduces बाई फोर्स अ गर्ल हु इज स्लीपिंग और इंटॉक्सिकेटेड और मेंटली डिसऑर्डर्ड। मतलब कि ये एक ऐसे फॉर्म, मैरिज का ये एक ऐसा फॉर्म था जिसमें जो मैन होता था वो मतलब लिटरली वो रेप करता था किसी एक लड़की का, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसको seduce करता था जब वो सो रही होती थी, या तो उसको इंटॉक्सिकेटेड करके यानी कि उसको टॉक्सिस क्या कहते हैं उसको, कोई भी नशीली दवा ववा दे के, ठीक है, या फिर मेंटली डिसऑर्डर करके, तो उसके साथ ऐसा ऐसा कंडीशन करके उससे विवाह करना, दिस इज कंसिडर्ड एज पैशाच विवाह, ठीक है। तो ये बहुत ही वर्स्ट क्राइटेरिया था, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग बताना आपका फेवरेट वाला कौन सा है, ठीक है। वर्स्ट तो पता है मुझे, यही दोनों होंगे। अंडरस्टैंडिंग जेंडर एज सोशल कैटेगरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री, ठीक है। अब समझते हैं कि वुमेन्स की क्या रिप्रेजेंटेशन थी हिस्ट्री में, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मत जाना, ठीक है, कि ये विवाह होता था, ये होता था तो वुमेन्स को कोई राइट नहीं था, कुछ कंसिडरेट नहीं था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाता था, बट वो होता है ना कि एक कुछ कैटेगरी होती हैं पर्सन्स की, तो कहीं ना कहीं 0.01% ऐसा भी होता था, इस वजह से इसको कंसीडर किया गया है, ठीक है। इन अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक पीरियड 1500 BC टू 1000 BC वुमेन्स वर डिग्निफाइड एज रेस्पेक्टेबल, ऑनर्ड एज वेल एज एम्पावर्ड इन द अफेयर्स ऑफ होम एंड फैमिली। घर या परिवार की बात होती थी तो वुमेन्स को सबसे ज़्यादा ऑनर्ड, पावरफुल और एम्पावर्ड माना जाता था, उनकी सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट की जाती थी, ठीक है। दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द सोशियो कल्चर एक्टिविटीज सच एज वॉर्स, जिमनास्ट, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, एजुकेशन एज वेल एज इन सेलेक्शन ऑफ देयर मेल पार्टनर्स। मतलब समझ रहे हो कितने ज़्यादा राइट्स थे वुमेन के पास उस टाइम पे। 1500 BC से 1000 BC की बात हो रही है, तो जिन भी लड़कियों को ऐसा लगता है ना कि उन लोग को राइट्स नहीं दिए गए थे, ठीक है, तो जब हमारा मतलब सनातन धर्म का बेसिकली जब ओवरऑल आप कह सकते हो एम्पावरमेंट थी, वुमेन्स के पास बहुत ज़्यादा राइट्स थे। अब वो राइट्स यहाँ पे आप देख ही सकते हो, वॉर्स में पार्टिसिपेट कर सकती थी, जिमनास्ट कर सकती थी, आर्चरी कर सकती थी, हॉर्स राइडिंग, एजुकेशन के अंदर थी वो। साथ ही साथ उनको ये भी अपॉर्चुनिटी या फिर ये भी उनको अलाउड था कि वो अपने मेल पार्टनर्स को खुद से चूज कर सकती हैं। इवन मेल की मर्जी हो या ना हो, बट वो चूज कर सकती हैं अपने लिए मेल पार्टनर, ठीक है। अब समझ सकते हो इससे ज़्यादा क्या ही राइट दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट दैट द अर्ली वैदिक सोसाइटी हैव प्लेस्ड वुमेन इन हायर स्टेटस इन दिस सोसाइटी। मतलब कि पुराने टाइम पे क्या होता था, एंशियंट टाइम पे क्या होता था, वुमेन्स को सबसे हायर
पोजीशन दी जाती थी सोसाइटी के अंदर, यानी कि उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, हायर स्टेटस उनको मिलता था, ठीक है। ऋग्वेद टेक्स्ट रिवील्स दैट गॉडेस दुर्गा, गॉडेस सरस्वती, गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉडेस ऑफ रिवर्स गंगा वर वर्शिप्ड विद कंप्लीट डेडिकेशन। मतलब कि जितनी भी हमारी गॉडेस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ लोग उनकी वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्यों दिखाया गया है, ताकि फीमेल आप कह सकते हो फीमेल्स की एम्पावरमेंट को दिखाया जा सके, ठीक है। उस टाइम पे कितनी ज़्यादा वो पावरफुल थी, ठीक है। द एपिक और लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से 600 BC की अगर बात करें तो वुमेन वॉज आइडियलाइज्ड एज एन ऑनरेबल पोजीशन बोथ इन होम एंड आउटसाइड ड्यूरिंग द एपिक पीरियड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। रामायण एंड महाभारत ऑल्सो डिपिक्टेड वुमेन एज द रूट ऑफ द धर्म, प्लेजर एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि 1000 BC से 600 BC की अगर बात की जाए तो वुमेन जो थी वो सबसे ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन होल्ड करती थी, चाहे वो घर की बात हो या फिर घर के बाहर की बात हो, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। रामायण या महाभारत की बात करें तो उसमें भी ये काफ़ी जगह पे दिखाया गया है कि जो वुमेन होती थी वो ही धर्म की रूट होती थी, ठीक है, प्लेजर की रूट होती थी, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी की भी रूट वो ही होती थी, ठीक है। वुमेन्स के बिना बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपको आधी अधूरी ही लगेंगी, ठीक है। आप कहीं पे कंसिडर कर लो, अगर माता सीता नहीं होती तो रामायण वॉज नेवर गोइंग टू बी एपिक, ठीक है। अगर महाभारत में द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत कभी शायद नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं किसी को वैसा बुरा कंसीडर नहीं करूँगा कि उनकी वजह से इतना डेथ हुआ या कुछ नहीं, उनका होना बहुत बहुत एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर वो नहीं होती तो शायद और भी कुछ बुरा हो सकता था, ठीक है। उनके होने की वजह से काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई, ठीक है, धर्म इस्टेब्लिश हुआ उनकी वजह से, ठीक है। द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पीरियड 600 BC टू 200 BC एग्जिस्टेंस ऑफ जेंडर इक्विटी वॉज ऑब्जर्व, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे इक्वालिटी होगा, मैंने गलत लिख दिया है। आई वॉज वॉचिंग द शार्क टैंक आई गेस, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मतलब कि वुमेन्स का जो बहुत हायर स्टेटस था वो बेसिकली इक्वल इक्वल आने लगा था। वुमेन हैज़ द फ्रीडम ऑफ एजुकेशन एंड कैन पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। बेसिकली वुमेन्स के राइट को डिमिनिश नहीं किया गया था, बट कहीं ना कहीं मेल्स के राइट्स को भी बराबर लेवल पे लाया गया था, ठीक है। द एज ऑफ धर्मशास्त्र एंड मनुस्मृति 200 BC टू 647 AD। इस टाइम पे क्या हुआ था, वुमेन्स राइट्स टू एजुकेशन वाज फुल्ली विड्रॉन विद मनुस कोडिफिकेशन ऑफ लॉज गवर्निंग सोसाइटी। कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में काफ़ी सारी चीज़ें गलत हैं जो नहीं होनी चाहिए थी सोसाइटी के अंदर, और कई लोगों का मानना है कि मनुस्मृति सही कहती है, ठीक है। मैं तो खैर अपोज करूंगा, क्योंकि वुमेन्स राइट को काफ़ी ज़्यादा डीमोरलाइज और डिमिनिश किया गया था मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उनका एजुकेशन राइट पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। During Dharmashastra Manusmriti, a number of restrictions were started to implement on women in the society based on education. एजुकेशन के बेसिस पे मनुस्मृति और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा राइट्स छीन लिए गए थे, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे वुमेन्स पे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में वुमेन्स के द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की गई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले आता है सती। ऑन द हस्बैंड्स डेथ द विडो शुड असेंड द फ्यूनरल पायर आफ्टर हिम, ठीक है। सती प्रथा के बारे में आप सबने सुन रखा होगा। क्या होता था वहाँ पे कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को जिंदा उसकी चिता पे बिठा दिया जाता था और जला दिया जाता था, ठीक है। वो अपनी मर्जी से जाके जल जाती थी। तो ये कभी कभी होता था वो अपनी मर्जी से करती थी, कभी कभी उनको ज़बरदस्ती भी करवाया जाता था, ठीक है। तो ये सती प्रथा के अंदर आता है। इसके बाद अगला है हमारा कटिंग ऑफ द ईयर्स एंड नोज ऑफ वाइफ्स। इफ वाइफ्स लेफ्ट द हाउस विदाउट हस्बैंड परमिशन, हस्बैंड कट ऑफ देयर नोज एंड ईयर्स। मतलब कि हस्बैंड्स को ये राइट था कि अगर वाइफ बिना पूछे घर से कहीं चली गई, ठीक है, बिना परमिशन लिए घर से कहीं चली गई, तो वो उसके ईयर्स और नोज को कट कर देते थे बेसिकली, ठीक है। इसके बाद अगला क्या पॉइंट है हमारा, ये सारी चीज़ें वो प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन्स ने फेस की थी एंशियंट इंडिया में। इसके बाद आता है डेथ पेनाल्टी। मनुस्मृति सेज व्हेन अ वुमन डिसीव्स हर हस्बैंड विद अनदर मैन देन द किंग शुड एंश्योर दैट शी बी टॉर्न अपार्ट बाय डॉग्स इन पब्लिक प्लेस एंड एविल मैन शुड बी बर्न्ड इन द बेड ऑफ रेड हॉट आयरन, ठीक है। बेसिकली अगर लॉयल्टी टूटी तो काम खत्म, ठीक है। मतलब कि मनुस्मृति क्या कहती है कि अगर कोई वुमेन अपने हस्बैंड पे चीट करती है किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है, तो किंग की ये ड्यूटी होती थी कि वो इंश्योर करे कि जो वुमेन है उसको बीच चौराहे पे पब्लिक प्लेस पे बीच में डॉग्स यानी कुत्तों के द्वारा टॉर्न अपार्ट मतलब नोच नोच के खा लिया जाए, ठीक है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है ये, ठीक है, इमेजिन मत करना।
एंड द मैन, जो मैन होता था एविल मैन जिसके साथ मिलके उसने चीट किया, उस मैन को क्या किया जाता था, लोहे के गरम गरम बेड पे लिटा के जला के उसका पापड़ बनाया जाता था बेसिकली, ठीक है। तो ये होती थी डेथ पेनाल्टी इन केस ऑफ डिसलॉयल्टी और चीटिंग, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, नो प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि गलत था, ठीक है। ये गलत था, अब इसको सही मत कंसिडर कर लेना कोई लोग, ये गलत था, ठीक है, इसीलिए इसको प्रॉब्लम में रखा गया, ठीक है। नो प्रॉपर्टी राइट्स, वुमेन एंड शूद्रास इन एंशियंट इंडिया हैव नो प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। मतलब कि पुराने ज़माने में प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते थे वुमेन्स और शूद्रास के पास, वो अपने प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, उनके पास पैसा हो भी तभी भी वो नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। इसके बाद ड्रेसिंग आ गया, एंशियंट वुमेन्स हैड टू वियर अ फेस मास्क व्हेन गोइंग आउट, दे वर नॉट सपोज टू एंटरटेन स्ट्रेंजर्स, मतलब कि वुमेन्स को मास्क पहना दिया जाने लगा, या फिर आप कह सकते हो घूंघट वाली जो प्रथा थी वो स्टार्ट हो गई, ठीक है, कि जब भी बाहर घर से निकल रहे हैं तो घूंघट करके या फिर मास्क लगा के निकलें, सो दैट स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बाहरी जो लोग हैं वो आपको देख के एक्साइट ना हो, ठीक है। नो एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन एंड शूद्रास वर डिक्लेयर टू बी अनफिट फॉर स्टडी ऑफ द वेदास, मतलब वेद पुराण नहीं पढ़ सकते वुमेन्स और शूद्रास, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ही वर्स प्रॉब्लम थी जो उस टाइम पे हो रही थी, जो कि अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रही थी। देखो मन्यूस्क्रिप्ट के आने से ये सारी प्रॉब्लम्स राइज होने लगी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आज तो खैर काफ़ी ज़्यादा इक्वलाइज हो गया है वुमेन्स राइट और मेंस राइट, बट अभी से अगर हम लोग 15 20 25 साल 30 साल पहले की बात करें तो तब वुमेन राइट्स इतने ज़्यादा आप कह सकते हो लेवल पे नहीं आ पाए थे, सिर्फ मनुस्मृति की इन सारी गलतियों की वजह से, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा 4 क्लास क्लासिफिकेशन एंड स्लेवरी, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। 4 क्लास क्लासिफिकेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्ण सिस्टम जो होता है वही हमारा 4 क्लास क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ब्राह्मण्स क्या होते थे, प्रेस्ट एंड स्कॉलर्स, जो पढ़ते थे या फिर पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय क्या होते थे, वॉरियर्स एंड रूलर्स, जो लड़ाई करते थे, जंग करते थे, सिपाही, सेनापति या फिर राजा, राजा को भी क्षत्रिय कंसिडर किया जाता था, ठीक है। फिर आते थे वैश्यास, मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स, और आप बिजनेसमैन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते थे शूद्रास, शूद्रास क्या होते थे, लेबर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज होती थी वो करते थे, लेबर वर्क करते थे, ठीक है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा स्लेवरी, इट इन्वॉल्व्स द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ वन पर्सन बाय अनदर मोस्टली विदाउट देयर कंसेंट, मतलब कि एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन पे कंट्रोल कर लेना, ठीक है, बिना उस पर्सन के कंसेंट के, यही हमारा स्लेवरी होता है। मतलब कि जैसे कि मैं किसी पर्सन से कहूँ कि तुम मेरे सारे काम करो, ठीक है, मैं उसको पे भी नहीं करूँ, ठीक है, उसको बेसिकली अपना नौकर बनाऊँ, वो भी उसके कंसेंट के बिना, बिना उसको कोई फीस दिए, तो वो एक तरीके से स्लेवरी हो जाएगी, ठीक है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। It was totally an unethical practice of treating individuals as property to डेप्ट, बॉन्डेज एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। मतलब ये होता किस वजह से था, जैसे अगले पर्सन ने मुझसे कोई डेप्ट लिया है, या फिर मुझसे पैसे लेके कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या फिर मुझे प्रॉपर्टी कोई गिरवी रख के उसने मुझसे पैसे लिए, इस तरीके का जो भी रोल पे होता था, तो उसमें वापस से पेमेंट लेने के बजाय उसको एज अ स्लेव ट्रीट करने लगते थे लोग, ठीक है। हिस्ट्री मार्क्स द एफर्ट्स मेड ग्लोबली टू एबॉलिश एंड कम्बैट दिस प्रैक्टिस, और अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, आप देखोगे चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इस प्रैक्टिस को, स्लेवरी की प्रैक्टिस को डिमोलिश करने के लिए कितने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं लोगों ने, ठीक है। सो बेसिकली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मज़ा आया होगा पढ़ने में, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर यहाँ तक पहुँच गया हो तो यार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। इसी तरह के और भी कंटेंट में जल्दी जल्दी लाता रहूँगा चैनल पे, बस फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।